प्रिय विद्यार्थियों, संधि का प्रकरण चल रहा है और आज ये दूसरी कक्षा है। क्रमशः हम संधि के सभी भेद, उपभेद, उदाहरण आदि की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज हम दूसरे चरण में लेते हैं गुण संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि का अध्ययन कर लिया है। आप उसे पुनः देख लें। अगर आपने नहीं देखा तो उसे समझ लें। उसके अनेक उदाहरण हैं, वो सभी आप तैयार कर लें। निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा में जिसके भी कि पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण लगी हुई है, संधि से सवाल जरूर पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है वो प्रारंभ में है। जैसे कि दीर्घ संधि अति महत्वपूर्ण है, सामान्यतः इससे एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है। और आज हम पढ़ रहे हैं गुण संधि, उससे भी एक उदाहरण जरूर पूछेंगे। दो बातें आपको सदैव याद रखनी है: विच्छेद किस प्रकार से होगा और विच्छेद में कौन कौन से नए शब्द बनेंगे। तो हम उदाहरणों के माध्यम से उसको परिभाषित कर रहे हैं और देख रहे हैं। आज देखिए गुण संधि, गुण, और देखिए गुण संधि, इसे आप दूसरे नंबर पर रखें। क्यों रखें ये हम आपको बता देते हैं। इससे पहले एक नंबर पर आपने रखी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पूरा नाम है दीर्घ स्वर संधि, ठीक। उसमें हमने क्या देखा था? ए या आ का मेल किससे होगा? ए या आ से हमेशा बनेगा क्या? आ। एक स्थिति यह थी, इधर देख लीजिए, आ। एक स्थिति यह थी, इसमें तीन प्रकार के वर्ण देखे थे। एक हमने क्या देखा था? ई, छोटा और बड़ा, और उसका भी युग्म किससे होगा? छोटे से बड़े से, कैसे भी मान लीजिए, तो हमेशा बनेगा क्या? दीर्घ। एक स्थिति आई थी ऊ की, ये लीजिए, और इनमें भी किसका योग हुआ था? इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, छोटा बड़ा, बड़ा दीर्घ, कैसे भी करके बनना क्या है? दीर्घ ही बनना है। हमेशा बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा। ये हमने देखा था। और एक री का उदाहरण देखा था, उसको भी आप इसमें ले लें। री भी हम बनाते हैं और री से भी दीर्घ री ही बनेगा। जो हमने चर्चा की थी कि हमारी हिंदी के शब्दों में ऐसा प्रचलन नहीं है, ऐसे शब्द कम हैं जिनका इनमें प्रयोग होता है। और शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इस बोर्ड पर, तो कलर चेंज करें। इससे दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा होगा, सभी में है, कोई बात नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि आगे वाली स्लाइड में लेते हैं, इसमें थोड़ा दिखने की समस्या है। ये थोड़ा हल्का कलर है, और देखिए ये लीजिए, हम बात कर रहे हैं गुण संधि की। अब गुण संधि पूरा नाम है गुण स्वर संधि। अगर आपने दीर्घ समझी है तो दूसरी कड़ी इसी की आएगी। ये क्रमशः ही पढ़ें, ऐसा नहीं पहले हम गुण पढ़ लें या पहले अयादि पढ़ लें या पहले यण संधि पढ़ लें, नहीं, फिर तो आपके समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सरल करना है तो इसी प्रकार से पढ़ें। नंबर 2 पर लें आप गुण। क्यों लें ये देखिए, नंबर 2 पर हम ले रहे हैं गुण, और क्या बता रहे हैं? ए और आ, इसका मेल होगा ई, छोटा बड़ा से, या फिर होगा ए और आ का मेल ऊ और ऊ से, या फिर होगा ए या आ का मेल री से। तीन स्थितियां बन गई। ये बाद में देखेंगे कि क्या बन रहा है, लेकिन तीन स्थितियां बन गई। देखिए, याद कीजिए, आप स्वरमाला को याद कीजिए। स्वरमाला में क्या क्रम होता है ये देखिए, ए, आ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, इस प्रकार से। हमने पहले नंबर पर दीर्घ संधि रखी थी, और दीर्घ में हमने क्या देखा था? यहां तक देखा था हमने, देखो यहां तक देख लिया था। अगर उसके नियम और सूत्र की बात करें तो ये सारे वर्ण काम में आ रहे थे।
अब ये आपको पता होना चाहिए कि ए का ऐसे हो रहा है तो आ हो रहा है, ई का ई से हो रहा है तो ई बन रहा है, ऊ का ऊ से हो रहा है तो ऊ बन रहा है, री का री से हो रहा है तो दीर्घ री बन रहा है। ये हमने देख लिया था। ये आप स्थापित रखें कि दीर्घ स्वर संधि है। अब हम देख रहे हैं गुण संधि। अब गुण संधि में देखो ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, प्रारंभ के ही हैं, और ये दोनों तो हैं। इसके साथ में देखो योग, देखो ई ऊ, ये लीजिए यहां तक ही। उसमें हमने पूरे को एक इकाई मान के अध्ययन किया था। इसमें क्या किया हमने, दो टुकड़े कर दिए। ये लीजिए यहां धन का प्रयोग हो गया। ये तो प्रारंभ में पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे वाले शब्द का प्रारंभ का वर्ण होगा, इनसे स्टार्ट। तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। ध्यान से समझो इसको, दो शब्द हैं, इसका अंतिम और इसका प्रारंभ, यही तो दोनों का बिंदु है, मूल बिंदु यहीं पर है। अब हम क्या कह रहे हैं, इधर तो ए या आ होगा और फिर इधर क्या होगा, आगे वाले इसी क्रम में, क्रम वही रहेगा, ई ऊ री, ये होंगे। बनेंगे क्या ये हम अब देखेंगे। लेकिन आपको याद रखने का तरीका है कि आप कभी भूल जाते हैं कि गुण संधि में क्या होता है, तो ये नियम तो याद रखना होगा। संधि तो कर दिया आपने, और संधि तो आपको जैसे मान लीजिए कि याद था, ऐसे कि पता था कि इस प्रकार से इसकी संधि ये होती है, लेकिन किसका मेल किससे हो रहा है, हालांकि उन शब्दों से भी पहचान सकते हैं, फिर भी आप नियम को देख करके पता लगा लें। यहां गुण संधि है। यदि ए ओ और अर, र हलंत है अर, ये तीन की रचना हो रही है, ये बन रहे हैं, तो गुण संधि है। पहली बात। दूसरी बात, इसी को ऐसे कहें कि प्रारंभ में तो ए आ आएगा, सब में देखो तीनों में है, लेकिन योग किससे होगा, या तो ई से या ऊ से या री से, और बनेंगे क्या, कर्मश है ए ओ अर, बस इतनी सी बात है। और उस संधि को क्या कहेंगे, गुण संधि। कई बार हम ऐसे भी याद रख लेते हैं, क्या ए और ओ बनता है तो उसमें गुण संधि होती है। शब्द को देखकर ही, संधि युक्त शब्द को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं इसमें शायद यण संधि है। अनुमान तो लगाना है, फिर उसका विच्छेद करके ये पुष्टि करनी है कि क्या सही है या नहीं है, क्योंकि इस नियमों से तीन में से एक नियम में आनी चाहिए। आप कोई भी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इन तीन में से किसी एक नियम में आ रही है तो आप उसको कहें गुण संधि, और नहीं आ रही है तो और संधि का विचार करें, या तो दीर्घ होगी या यण होगी या संयोग होगा या और कुछ होगा, वो अलग से विचार करें। इस प्रकार से आप पढ़ें। अब देखते हैं हम उदाहरण। पहले एक बार और मैं इसको बता दूं, आप इसको और समझ लें एक बार अच्छी तरह से। ये देखिए, ए आ का योग ई या ई से हो तो ए बनेगा, ए आ का योग ऊ या ऊ से हो तो ओ बनेगा, ए आ का मेल री से हो तो अर बनेगा। ये लीजिए, तीन स्थितियां हैं, और तीन ही स्थिति हमने देखी थी दीर्घ संधि में। और कैसे याद रखें ये मैंने आपको बताया, 2 नंबर पर रखना है इसको, और 2 नंबर पर रखना है। इसका मतलब वही वर्णमाला, स्वरमाला में वही वर्ण है, वर्ण तो वही है। उसमें क्या हो रहा था कि समान स्वरों का मेल हो रहा था, जैसे ए का आ से हो गया, या आ का ऐसे हो गया, या आ से हो गया, ऐसे हो रहा था समान स्वरों का। इसमें क्या है, असमान है, यानी ए या आ तो आएंगे पहले वाले शब्द के अंत में, और फिर इसमें आएंगे या तो आएगा ई, या आएगा ऊ, या आएगा री। ये लघु और दीर्घ दोनों रूपों में आएंगे। इधर भी ए या आ कोई सा भी आ सकता है, बस गुण संधि हो गई। इसी का नाम क्या है, गुण संधि। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे गुण संधि का नाम दें। कई बार परीक्षा में यही पूछ लेते हैं, संधि भी दे दी, संधि विच्छेद भी दे दिया, और आपसे कहा जाएगा संधि का नाम बताओ। तब आप इन नियमों में स्थापित करके देख लें कौन से नियम में है। अभी 2 नियम है, दोनों को पुष्ट कर लें, पूरी तरह तैयार कर लें, बस आगे की चिंता छोड़ दो। आगे क्या होगा, उसमें क्या होता है, उसमें क्या नहीं, साथ साथ चलें और 2 को याद रख लें। हम जहां तक सोच रहे हैं कि दीर्घ और गुण आपके तैयार हो गए हैं। अब देखिए, ये तो इतनी सी बात थी, इनको आप याद रख ही लेंगे। ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, इनकी केवल मात्राएं ही लगेगी, क्योंकि युग्म होगा तो मात्राएं ही लगेगी, और इसकी री इस प्रकार से, तो मात्राओं का ही प्रयोग होगा, इनको आप कहीं ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए आगे देखिए,
ये लीजिए, उदाहरण देखते हैं और कैसे देखें। उदाहरणों से और समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखें, चाहे 5 ही देख लें उदाहरण, चाहे 2 ही देख लें उदाहरण, चाहे कम देख लें, लेकिन वो उदाहरण समझ में आने चाहिए। फिर आपके सामने ये शब्द नहीं आकर और शब्द भी आ जाएगा तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हम बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। हर प्रकार के उदाहरणों का एक एक नमूना लिया हमने। सभी उदाहरण लेना और प्रस्तुत करना संभव है भी नहीं। अनेक उदाहरण हैं, इनकी संख्या सैकड़ों में है। तो आप ये भी नहीं सोचें कि सारे उदाहरण मुझे देखने हैं, नहीं। एक एक नियम का एक एक उदाहरण भी आपने देख लिया तो आपका कार्य हो गया। और देखिए, सबसे पहले देखते हैं देवेंद्र, यही है देवेंद्र। इसी को देख लेते हैं पहले, देवेंद्र, और ध्यान से देखेंगे। देवेंद्र र भी है इसमें, और यहां देखिए देवेंद्र। पहले तो विचार करो कि इसके टुकड़े कहां हो सकते हैं, कहां फिर टुकड़े करें और दोनों ही सार्थक शब्द बने। तो विचार कर करके देख लें, देवेंद्र, देवेंद्र, तो आपको पता चलेगा कि देव से बनाया देवेंद्र, देव और इंद्र से बनाया देवेंद्र। कैसे बनाया? देखो, देव और इंद्र से बनाए, इंद्र ऐसे लिखते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब देखो किसका मेल किससे हो रहा है, हम देखेंगे यहां तो ए है अंत में इसमें, और इसमें अगर बात करें तो ई दिख ही रहा है हमें। और ये नियम हम बता चुके हैं कि किस में होता है, गुण संधि में होता है। ए या आ आएगा प्रारंभ में और उसका योग ई उ या री से होगा, और ऐसा हो रहा है। और देखो इन दोनों से क्या बनता है ये भी देख लीजिए। आपको याद नहीं है कि ई ए और ई से क्या बनता है, तो ये शब्द बता देगा आपको क्या बनता है। देखिए, देव व को अलग निकाल दिया और इंद्र अलग निकाल दिया, तो फिर क्या बच गया आपके पास? ए। कहने की आवश्यकता नहीं है, एक की मात्रा होती है इस प्रकार से, ये तो ए निकल के आ गया। अब ये सूत्र तो आपके पास बनकर तैयार हो गया। इससे भी पहचान कर सकते हैं कि गुण संधि है। अगर नाम पूछा तो गुण संधि, संधि विच्छेद पूछा तो देव धन इंद्र, और नियम में भी आ गई है और सही भी किया है, इसकी जांच भी हो गई है। आप सोचें कि यह मैंने संधि विच्छेद सही किया है कि नहीं किया, ऐसा आप विश्लेषण करके देख लें एक बार। देखो, देव, और इस शब्द को कैसे लिखेंगे? द, ए, व और ए, यही तो है इसका विश्लेषण। इसी प्रकार से तो बना है। अब अंत में क्या आ रहा है बताइए? ए आ रहा है, और यही तो हमने कहा है ए। इंद्र को देख लीजिए, इंद्र में तो खैर प्रारंभ का है, प्रारंभ में तो वही रहता है, तो ई आ रहा है, तो ई बना क्या है? देखो मात्रा लग गई है, इसमें दोनों में ही मात्रा नहीं थी एक की, इसमें एक की मात्रा का आगम हो गया है, इसका मतलब ए ही बना है। और ऐसा नियम किस में है? गुण संधि में है। इसलिए देवेंद्र का संधि विच्छेद सही है हमारा, जो हमने किया है, देव धन इंद्र। और देखो ये आगे लिखा भी है, ए का ई से मेल होकर के ए बना है। आगे देखिए, नरेंद्र, तो नर धन इंद्र, इंद्र ऐसे लिखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसमें किसका मेल हुआ है? ए, इधर तो ए और इधर ई, और बना क्या है? ये इस शब्द में देखिए नरेंद्र में तो ए बना है, और ये हमने बताया ही था कि ए आ से योग होने के बाद अगर ई आ जाता है तो वो ए में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ए बन गया। इसलिए नर धन इंद्र से क्या बन गया? नरेंद्र, नरेंद्र। अब अगर नरेंद्र नहीं आकर के परीक्षा में नरेश आ गया मान लो, तो क्या इसमें संधि अलग है? नहीं, ये गुण संधि इसमें है, लेकिन इसके शब्द अलग अलग हो जाएंगे, विग्रह में अलग हो जाएगा। देखो कैसे, नर तो निकाल दो इसमें नर, और आगे क्या इंद्र थोड़ी लिखोगे? इंद्र लिखोगे तो आगे वाले शब्द तो बदल जाएगा, फिर वो नहीं बदलना चाहिए। जहां संधि का युग्म हो रहा है वही वर्ण बदलेगा। अब देखो क्या बनेगा? ईस, और ईस ऐसे लिखते हैं, ईस यानी ईश्वर, नर यानी मानव, और नर मानवों का भगवान जो है उसको कहते हैं नरेश। अब देखो इसमें ए और इसमें बड़ा ई, और बना क्या? ए। क्या गुण संधि में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? गुण संधि। ये लीजिए, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि।
आपसे पूछा नाम तो गुण संधि, आपने चेक भी कर लिया, जांच भी कर ली, ये गुण संधि में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब हमारा विग्रह भी बिल्कुल सही है। 3-4 बातों को आप स्वतः ही इनको जांच भी कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में दबाव के कारण से, घबराहट के कारण से और चिंता और ऐसे अवसाद के कारण से कई बार हो जाता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपके पास ये पता होना चाहिए आपको किसका मेल किससे हो रहा है। और ये तरीका मैंने बता दिया कि कैसे याद रखें गुण संधि में क्या किसका मेल होता है, कर्म से याद रखें, नंबर 2 पर ही गुण संधि को रखें, इसलिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी शब्द इसी प्रकार के नहीं ला रहा, एक शब्द एक प्रकृति का सामान्यतः लेके आ रहे हैं ताकि आप उससे समझ जाएं। अब देखो महेंद्र, ये तो आप भी बता सकते हो, आप इसका महेंद्र विचार करो क्या होगा, महेंद्र, और इसका संधि विच्छेद करना है। देखो कहां से टुकड़े करेंगे, महा, और आगे देखो इंद्र आएगा इसमें, इंद्र, महाधन इंद्र, क्या सही है क्या, देखते हैं। आ और ई बन मिला है और मिल करके ए बना है, बिल्कुल सही है। आ और ई का मेल होकर के ए बना है और ऐसा ही होता है गुण संधि में, इसलिए महा इंद्र एकदम सही है। आप अगर इसको ऐसा सोचें कि मह कर दूं तो वो कभी नहीं करना, क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं होता है, महा होता है, और महेंद्र तो महा से ही बना है, महान, महान है जो इंद्र उसको कहते हैं महेंद्र। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा। ये एक बार देखने से याद भी हो जाता है कि महेंद्र का क्या होगा। अब देखो रमेश, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया ना, तो इसी को पूछा गया रमेश को, और कई बार तो विकल्प देकर के पूछा गया है, 4 विग्रह कर दिए गए, आपका नियम भी वहां पर फेल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि इससे भी मेल होता है, इससे भी होता है, भाई ऐसे भी होगा, आ से भी होगा, और बनेगा क्या, ए ही बनेगा। तो वहां थोड़ा ध्यान रखना है। रमेश का संधि विच्छेद कैसे होगा, देखो रमा धन ईस, रमा धन ईस ही होगा। अब देखो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, रम धन ईस। अब इसमें क्या है, ए का मेल ई से हो रहा है, तो बनना क्या है, ए ही बनना है, और इसमें आ का मेल किससे हो रहा है, ई से, तो बनना क्या है, ए ही बनना है। तो उस नियम में तो दोनों ही बैठ रहे हैं, ये दोनों ही बैठ रहे हैं, लेकिन इसको हमने गलत क्यों किया, क्योंकि रम शब्द नहीं है, शब्द रम नहीं है, और रम इसके अर्थ में आता भी नहीं है। क्या रम से बना है क्या रमेश, नहीं, रमा से बना है, रमा, और रमा का स्वामी तो रमा धन ईस से बना है, इसलिए यही आएगा इसका उत्तर। इसीलिए इसको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा देते हैं। ये तो आपको क्या करना है, अबे याद ही रखना है कि रमा ही होगा, रम नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। और तो विचार करोगे नहीं, अब ए आ में से करोगे तो ए मत कर देना, आ ही करना है, रमा, और रमा का स्वामी जो होता है ना, उसे ही रमेश कहते हैं। तो ये याद रखें, रमा धन ईश ही कर रहे हैं। और देखो आगे, चंद्रोदय, चंद्रोदय, बिल्कुल चंद्रोदय ऐसे लिखते हैं, चंद्रोदय शुद्ध, विग्रह करना है। आप भी साथ साथ देखें, चंद्र, बिल्कुल यहां से टुकड़े करेंगे हम, और फिर अब ए थोड़ी करेंगे, ई थोड़ी करेंगे। देखो ओ की मात्रा लगी हुई है, अब ओ की मात्रा लगी हुई है तो हमें पता है कि ओ किससे बन रहा था, ओ ऊ से बन रहा था। तो देखिए उदय, अब इसको कर दिया चंद्र धन उदय। अब देखो किसका मेल किससे हुआ, इधर तो ए है और इधर ऊ है, और हमारे सूत्र में हमने देखा था ए और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। तो कहीं परीक्षा में यह भी पूछ लें ऐसे भी, चंद्र और उदय संधि विच्छेद से संधि युग्म शब्द कौन सा होगा। अब इसमें आप ए की मात्रा नहीं लगाएं, ओ की लगाएं, क्योंकि ऊ है और ऊ ओ में बदलेगा। अगर ऊ आ जाए तो ओ में, ई आ जाए तो ए में बदलनेगा, ये नियम है। इसलिए ए और ऊ का मेल होने से ओ हो गया। चंद्रोदय का सही संधि विग्रह होगा चंद्र धन उदय, और इस प्रकार से बना है। अब इसमें कहीं फेर में नहीं अटक जाना कि यहां पर सर ने ए कैसे बता दिया, ये ऐसे बता दिया। देखो चंद्र, इसका भी वर्ण विश्लेषण कर लो तो क्या करना है, चय हलंत है और पूरा है इसलिए ए भी आएगा इसमें, और आगे न है हलंत वाला तो हलंत वाला ही रहेगा, ए नहीं आएगा। और फिर आगे क्या है, द, पहले द है और द हलंत है, जिसके लगा है वो आधा ही रहता है,
और फिर र है, र हलंत, और पूरा र है इसलिए ए भी लिख दिया। अब बताओ, चंद्र का पूरा विश्लेषण वर्णों का ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लो, यहां ऐसे होगा। अब इसका अंतिम वर्ण पूछ रहा है तो कौन सा है? ए, और यही तो हमने बताया यहां ए। कई बार देखने से नहीं लगता, आपको लगेगा कि ये तो नहीं है, जल्दबाजी में देखा तो नहीं, ए ही है इसमें। और गुण संधि में ऐसा ही होता है, पहला ए या आ होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ होगा तो ही गुण संधि है, बाकी नहीं है। अब आगे फिर नियम और याद रखना है कि आगे ई, उ और री आना चाहिए, और तीसरी बात उनसे कर्मश है ए, ओ और अर बनना चाहिए, तो ये गुण संधि हो गई। चंद्रोदय का हुआ चंद्रधन उदय, यहां ओ का आगम हुआ है। महोत्सव, देखो महोत्सव, अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको ओ दिखाई दे गया ना तो आप समझ जाना कि यहां पर क्या आएगा? ऊ आएगा। अब क्या करना है? मह तो नहीं कर सकते ना, महा ही होता है, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। आ का मेल हुआ है, किससे हुआ है? ऊ से हुआ है, ये तो खुद ही कह रहा है शब्द ही अपने आप, ये कहीं से याद नहीं करना आपको, यही देख लो आप, आ और ऊ। और बना क्या है ये देखने के लिए इसमें आ जाओ, जो शब्द दिया हुआ था ओ बन गया, तो आप कहेंगे ओ बन गया। हालांकि ये चीज़ नहीं पूछी जाती है क्या बनता है क्या नहीं, ये तो आपकी जांचने के लिए है कि आपने जो विग्रह किया है वो सही किया है या गलत किया है, ऐसी आप जांच कर सकते हो बस। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। और देखो नवोड़ा, नवोड़ा, और नवोड़ा ऐसे लिखते हैं, नवोड़ा क्या हो जाएगा? नव, नव यानी नया या नई, नव। और ऊड़ा आपको पता होना चाहिए कि ऊड़ा में ऊ बड़ा आएगा, बस इतना याद रखें। नव धन ऊड़ा से क्या बन गया? नवोड़ा। अब क्या किसका मेल हुआ है? इधर तो ए है और उधर बड़ा ऊ है। अब बड़ा ऊ हो या छोटा हो, बनना क्या है? ओ ही बनना है, ओ। और ऐसा एक अपवाद और है, नवोड़, ऐसे कुछ। अब देखो नवोड़ जो शब्द होता है ना, नवोड़, वो इस प्रकार से लिखते हैं, ये अपवाद में आता है, ये हम आगे देखेंगे कि इसमें तो संधि में तो देखो ओ ही आएगा, औ नहीं आएगा, लेकिन योग इसी प्रकार से हो रहा है, ए और ऊ से, तो इस प्रकार से अपवाद में भी आता है और पूछ भी लेते हैं। ये आगे हम अपवाद वाले स्वरूप में अलग से देखेंगे इसको। तो इस प्रकार से नवड़ा का क्या हो गया? नव धन ऊड़ा, और ए का ऊ से होने से ओ का आगम हो गया है, नवड़ा। अब देखो देवर्षि, देवर्षि ऐसे लिखते हैं, देवर्षि। संधि विच्छेद करो तो हमें पता है कि देव से बना है, ये देव कर दिया इधर, और आगे क्या करना है? ऋषि करना है, ऋषि। और ऋषि ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से बन गया। देव और ऋषि से क्या बनता है? देवर्षि। संधि कब बनी, क्यों बनी, किस लिए आवश्यकता पड़ी? जल्दी जल्दी हम शब्दों को बोलने लगे तो संधि बन गई। दो शब्दों को अलग अलग बोलना पड़ता था, समय ज़्यादा लग रहा था, उनको युग्म करके बोलने लगे तो भाषा में प्रांजल आ गया और प्रौढ़ हो गई भाषा, और इसीलिए संधि हो गई। और देखो उन्हीं के नियम बना करके हमने उसका नामकरण कर दिया, संधि नाम दे दिया, और कुछ नहीं है बस। ए का मेल हुआ है, किससे हुआ है? री से हुआ है, दिख रहा है, और बना क्या है? अर, अर बना है। अब ये ए तो चला गया इसमें पहले वाले में, और चला गया तो कोई मात्रा देता ही नहीं है ए, इसलिए चला गया। अब बात है इस र की, और इस र का मतलब है ये हलंत वाला र है। अब इस र को कहाँ लगाएंगे? इसी वर्ण पर, और लगाया इस पर, देख लीजिए देव, और फिर र लगाना है और री को हटाना है, तो इस र के इस स के ऊपर र लगा दिया, तो देव और ऋषि से क्या बन गया? देवर्षि। देखते ही पहचान जाओगे आप कि ये तो गुण संधि है, क्योंकि गुण संधि में क्या होगा? अर बनेगा, री आते ही क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। और अर भी याद नहीं रहे तो ये र याद रख लेना, र आधा बन जाएगा री से। इस प्रकार से बताया था ना आपको कि ये री जो है वो र में बदलती है, ये हमने सब शुद्धि में भी देखा था, प्रत्यय उपसर्ग में भी देखा था। ऐसा ही एक और शब्द है महर्षि। बस सबको एक तराजू में नहीं तोले, थोड़ा सा विचार करें कि महर्षि कैसे बना होगा, किन किन शब्दों से बना। तो महा और ऋषि से बना है, आप भी लिख दें महा,
अगर आपको पता नहीं था तो एक बार ऐसा प्रयास करके देख लें, महर्षि, और फिर आप जांच भी कर लें, आ और री, और बना क्या है, अर। तो क्या बन रहा है क्या, अर? बिल्कुल बन रहा है, ये लीजिए, र लग गया इसमें, महर्षि। तो महाधन ऋषि से क्या बन गया, महर्षि। ये बहुत सरल है, ये संधि भी सरल है, बहुत आसान है। और देखिए आगे उदाहरण, ये लीजिए, मानवेतर, मानवेतर। और शुद्ध शब्द भी देख लीजिए, कई बार क्या करते हैं अंत में तर होता है ना, तो उसमें आधा तय भी लगा देते हैं, नहीं इसमें क्यों नहीं लगेगा, ये नियम भी देख लो। मानवेतर का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। मानवेतर तो मानव से बना है, मानव, और धन इतर से बना है, इतर। अब इतर तो ऐसे ही लिखते हैं, उत्तर में जरूर ऐसे होता है कि आधा तय और आता है उत्तर, लेकिन क्या इतर में आता है क्या, नहीं आता। तो इतर में नहीं आएगा तो इसमें भी नहीं आएगा फिर। तो मानव धन इतर क्या हुआ, ए, और इधर क्या है, ई, बनना क्या है, ए। क्या यही बना है क्या, देख लीजिए, यही बना है। इसकी मात्रा लग गई ना, मानवेतर। और इसी प्रकार से हम इसमें कन्फ्यूजन हो गए थे कि इसमें आधा तय आएगा कि नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि संधि कहती है कि मैं तो इसी को बदलूंगी, मुझे इससे और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए कभी नहीं बदले इनको। संधि का जो युग्म होगा, जिनका मेल हो रहा है, ये लीजिए इनका मेल हो रहा है, तो इनसे ही विकार उत्पन्न होगा, इन दोनों से, और में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न इसमें होगा, न इसमें, और ना इसमें। किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, याद रखना। कई बार क्या होता है, संधि कर रहे हैं लेकिन याद किसकी आ रही है, प्रत्यय उपसर्ग की आ गई, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। वो याद नहीं आनी चाहिए, वो अलग बात है, संधि का नियम अलग है। तो मानवेतर का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, मानव धन इतर। भारतेंदु देखिए, भारतेंदु, भारतेंदु तो शुद्ध ऐसे लिखते हैं, भारतेंदु। एक शब्द और आता है शायद, और वो क्या आता है, भारतेंद्र, भारतेंद्र आता है, देख लीजिए, भारतेंद्र। दो शब्द हैं, परीक्षा में भी ध्यान से देखना क्या शब्द था, उसका उसी विग्रह में करना है। भारतेंद्र और भारतेंदु दोनों का अलग अलग होगा। भारत तो दोनों में आएगा, भारत, इसमें भी भारत, लेकिन आगे वाला क्या शब्द रखना है ये इसमें देख करके बताएं आप। अब देखो इसमें इंदु आएगा, इसमें इंदु, इंदु, कहीं रह नहीं लिया है, इंद्र नहीं कर दें, क्योंकि है ही नहीं रह, तो आप क्यों लाओगे। मैंने कहा ना कि संधि में आगे के वर्णों में कोई परिवर्तन कभी नहीं करना है। भारत और भारतेंद्र है ये, तो भारत और इंद्र हो गया। अब इंद्र, दोनों ही विग्रह सही है, दोनों शब्दों के, शब्दों में देखो अलग अलग है लिखने में, ये भारतेंदु है और ये भारतेंद्र है, तो भारतेंद्र का भारत धन इंद्र होगा और इसका होगा भारत धन इंदु। दोनों ही गुण संधि के उदाहरण है, क्योंकि ए और ई से बना है, क्या बनेगा, ए, और इसमें ए और ई आया है और बनेगा क्या, ए। ये लीजिए, तो इसका मतलब है कि जहां पर संधि का युग्म में मेल हो रहा है, विकार वही होगा, अन्य किसी वर्ण में विकार नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने इसमें इंदु लिखा और इसमें इंद्र लिख दिया। तो प्रत्येक शब्द बताने की आवश्यकता नहीं है, एक दो शब्दों के उदाहरणों से ही आप समझ जाएं। स्वेच्छा, और ऐसे लिखते हैं स्वेच्छा, कहते हैं ना स्वेच्छा से रक्तदान कीजिए, स्वेच्छा। अब इसका विग्रह क्या होगा, स्वेच्छा, यानी कि स्वेच्छा से रक्तदान कीजिए, इसका मतलब स्वयं की इच्छा है, तो क्या आना चाहिए, स्व आना चाहिए, स्व। और आगे क्या आना चाहिए, इच्छा, और इच्छा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इच्छा, स्व और इच्छा। अब देखो किसका मेल हुआ है, ए का मेल हुआ है, किससे हुआ है, ई से, छोटे से ही हुआ ना, देख लो आप इसमें, और बनना क्या है, ए। ये लीजिए, तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्व धन इच्छा, और उसी को तो कहते हैं स्व यानी खुद की, और इच्छा यानी इच्छा कामना, और खुद की कामना को ही क्या कहते हैं, स्वेच्छा, मिलाकर कह दिया। धीरे धीरे बोला तो स्व इच्छा, आप सबकी स्व इच्छा है कि आप ऐसा कार्य करें या नहीं करें, और अधिक प्रांजल लाना है, प्रौढ़ता लानी है भाषा में, तो आप कहें कि आप सबकी स्वेच्छा है कि आप कार्य करें या नहीं करें। ये लीजिए, कोई अंतर नहीं है, स्वेच्छा का हो गया। सर्वेश्वर, और देखिए पहली बात तो सर्वेश्वर ऐसे लिखते हैं, और शब्द से देखते ही पता चल गया ईश्वर तो है इसमें,
और क्या है, कौन सा ईश्वर है, सर्व है और ईश्वर। ऐसे हमने अगर एक बार करके देखा, हमें पता भी नहीं था, तो हम इसको चेक कर रहे हैं क्या सही है या नहीं है, ये जांच कर लें। अंत में क्या है, ए, इसमें क्या है, ई बड़ा वाला, बनना क्या है, ए। तो बना है क्या, बिल्कुल बना है, ये लीजिए एक ही मात्रा लगी। और बाकी किसी को छेड़ा नहीं हमने। देखो रह भी अपने स्थान पर है, स भी अपने स्थान पर है, ये श भी अपने स्थान पर है, वह भी और रह भी, ये सब अपने स्थानों पर हैं। इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इनको छेड़ोगे तो ये आपको छेड़ देंगे और आपके अंक काट लेंगे, इसलिए इनसे कभी नहीं करना। बस जिनका युग्म हो रहा है विकार, उन्हीं में होना चाहिए। ये अच्छी तरह से आप इस बात को याद रख लें। सर्वधन ईश्वर से क्या बन जाएगा, सर्वेश्वर। आप इसमें तो नहीं अटके हो कहीं कि इसमें अंत में ए कहाँ पर है, भाई यही तो है, देख लो ना, सर्व ऐसे तो लिखा ना मैंने। और देखो इसका विग्रह करो, वर्ण विश्लेषण करो, स और पूरा है इसलिए ए भी आएगा। अब बुल क्या रहा है, पहले देखो क्या क्या बोला जा रहा है, सर्व, तो रे पहले बुल रहा है, तो इसको रे को पहले लिखो ना, रे आधा है तो इसके ए नहीं लगाएंगे, और फिर वह, और वह को पूरा लिखा है तो ए भी। अब बताओ क्या आया अंत में, यही तो आया। लग तो ऐसा रहा था जैसे कि रे बुल रहा है अंत में, लेकिन पढ़ो ना इसको, सर्व सर्व, तो रे पहले बुल रहा है, वह बाद में बुल रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, और हम इनको अगर इग्नोर कर दें और इन पर ध्यान नहीं दें तो बड़ी गलतियां हम कर सकते हैं। यथेष्ट, बिल्कुल, ये तो शब्द शुद्धि में भी पूछते हैं कई बार, यथेष्ट शुद्ध शब्द क्या होगा और कैसे लिखा हुआ आता है, यथेष्ट, हम ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल गलत। और यह सही है। क्यों सही है इसका पता आज संधि में चल रहा है हमें। कैसे, देखो, यथा धन इष्ट, क्या इष्ट ऐसे लिखते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, इष्ट ऐसे ही लिखेंगे, इष्ट। अब अगर इष्ट ऐसे ही लिखेंगे तो इस ठ को ठ में कैसे बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, ये हमने कह दिया। संधि में जिनका युग्म हो रहा है वो बदलेंगे, आगे वाले और पहले वाले नहीं बदलेंगे। इसलिए इसको कैसे कर सकते हैं, इष्ट है, और इष्ट ऐसे लिखते हैं जैसे कि मेरे इष्ट देवता ये हैं, या मेरा इष्ट कार्य है, ऐसा प्रमुख या एकमात्र या बहुत ही खास, तो उसको बोलते हैं इष्ट, यथा इष्ट। इसी प्रकार का अन्य, तो देखो आ का मेल हुआ है किससे, ई से हुआ है, और बना क्या है, देखो ई से बनता है तो ए बनता है, और ये एकागम इसी प्रकार से हुआ है, आ था। अब यथ तो नहीं करोगे ना आप, यथ तो कोई शब्द नहीं है, यथा से होता है, तो इसलिए कहेंगे यथा धन इष्ट। और एक ही इस प्रकरण से हम कई बात सीख गए हैं, शुद्ध शब्द यथेष्ट ऐसे ही होगा। अब ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं रहे, आप भी अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दीजिए कि थोड़ा सा इशारा मिले और समझ जाएं तुरंत। इसलिए समय हमारा भी बचे और आपका भी बचे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा लंबा समय कोई लेक्चर भाषण देने में या इर्द गिर्द की बातें करने में नहीं लगाएं, और नहीं लगाते हम। सीधे पॉइंट और सीधे अपने प्रकरण और बिंदु की चर्चा करें, उससे सीखें बस। आगे देखिए, गुड़ाकेश और गुड़ाकेश ऐसे लिखते हैं, गुड़ाकेश, ये भी बहुत मज़ेदार शब्द है। अब देखो, विग्रह करो, गुड़ाका, और आगे क्या करना है, ईस करना है, ईस। क्यों, क्योंकि आ और ई मिलकर के क्या बनेंगे, ए। ईस ऐसे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईस यानी ईश्वर भगवान होता है, और ऐसे ही लिखते हैं। और गुड़ाका, देखो गुड़ाका कहते हैं नींद को, गुड़ाका किसको कहते हैं, नींद। और नींद का ईश्वर स्वामी, तो नींद का स्वामी कहते हैं शिव को, भगवान शिव। ये भी जान लिया हमने, संधि का प्रकरण में ये भी जान लिया। क्या कहते हैं इनको, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कई बार पूछ लेते हैं गुड़ाकेश, या अर्थ पूछ लिया गुड़ाकेश, या कई बार लिख के देख लिया गुड़ाकेश, तो शिव जाना किस पर है, शिव पर। या फिर समास में आ गया तो हम पहली बार सुना गुड़ाका का क्या अर्थ है, गुड़ाका यानी नींद, और नींद का स्वामी कौन, शिव, तो गुड़ाकेश ऐसे होता है। हम इस प्रकरण में क्या पढ़ रहे हैं, इसका विच्छेद पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं क्या, गुड़ाका और ईश। इसलिए कहते हैं संधि से शब्द शुद्धि भी होती है, इसलिए कहते हैं संधि से समास भी दुरुस्त होते हैं।
और इसीलिए कहते हैं कि संधि से प्रत्यय उपसर्ग भी शुद्ध हो जाते हैं। बहुत सारी बातें, तीर तो एक है और शिकार अनेक हो रहे हैं। आगे देखो पुरुषोत्तम, बिल्कुल यहां लिख देते हैं हम। पहली बात तो पुरुषोत्तम ऐसे लिखना है, अब आ जाएगा, इसका इंतजार कर रहे थे ना, आधा तय भी आना चाहिए, ये आ गया पुरुषोत्तम। अब देखो कौन होता है, पुरुषों में उत्तम होता है ना, वही होता है पुरुष धन उत्तम। अब इसमें ये आएगा ही, क्योंकि इसमें था, मैंने कहा ना कि आगे वालों को छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो पुरुष धन उत्तम हो जाएगा। क्या किसका मेल हुआ है, ए का मेल हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो स आ रहा है, अरे स नहीं, स के बाद में ध्वनि क्या आ रही है, ए, क्योंकि स जो व्यंजन है और उस प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, और अंतिम की बात कर रहे हैं इसलिए। और इधर क्या है, ऊ, मिलकर के क्या बनेंगे, ओ, क्या बनेंगे, ओ, और ओ का मात्रा कौन सी है, इस प्रकार की। और देख लो पुरुषोत्तम, ऊ आ गया तो ओ बनेगा, ई आ रहा था तो ए बन रहा था, ऊ आते ही क्या बन गया, ओ, और ये बन गया ओ। तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा, पुरुष धन उत्तम, इस प्रकार से हो जाएगा। एक बार अगर इसको वैसे भी देखते हैं तो भी याद हो जाता है, प्राप्तोदक, देखो प्राप्तोदक, सब शुद्धि में ही पूछ लिया और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये शुद्ध कौन सा है, 3-4 एक ही प्रकार के लिखे हुए हैं, प्राप्तोदक, प्राप्तुदक, ऐसे कुछ, तो आप संधि करके भी इसकी पहचान कर सकते हैं। शब्द की शुद्धि की नियम में बैठ रहा है तो वही शुद्ध होगा, बाकी का शुद्ध नहीं होगा। अब देखो कैसे संधि करेंगे इसकी, प्राप्त धन उदक, ऊ क्यों लाएंगे, ओ था इसलिए उदक। किसका मेल हुआ है, ए का मेल हुआ, किससे हुआ है, ऊ से हुआ, बना क्या है, ओ, ये लीजिए प्राप्तोदक। तो प्राप्त धन उदक से क्या बन गया, प्राप्तोदक। आगे देखिए पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर, अब कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिखेंगे, आधा तय भी आएगा। किस किस से बना है, पश्चिम और उत्तर, दिशा का नाम है, दोनों ही दिशाएं हैं कोई, पश्चिम और उत्तर को कह देते हैं पश्चिमोत्तर। बीच का पश्चिम और उत्तर के बीच का जो स्थान है उसको पश्चिमोत्तर कह दिया। किस किस से बना, पश्चिम और उत्तर से। योग किसका हुआ, ए, इसमें अंत में ए, इसमें आगे ऊ है, बनना क्या है, ओ आ गए तो ऊ आ गए तो ओ बनना है, तो पश्चिमोत्तर का हो जाएगा पश्चिम धन उत्तर, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही है पूर्वोक्त, अब ध्यान रखना पूर्वोत्तर नहीं है, पूर्वोक्ति दे रखा है, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी शब्द, शब्द को जरूर ध्यान से पढ़ लेना, और विकार आगे आगे या पहले नहीं करना है, बस इतना याद रखें आप। तो क्या पूर्व, हम कहीं इसी से ले रहे हैं, देखो अब छोड़ दिया बीच वाले को, जो संधि हो रही थी और छोड़ करके प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब आगे क्या करना है, देखो ई लिखें या ऊ लिखें, ऊ लिखना है क्यों, ओ की मात्रा आ रही है, तो क्या आ जाएगा, ऊ आएगा, उक्त, आधा क और तय थाई, ये लिख दिया पूर्व उक्त। अब किसका मेल किससे हुआ है, ए का मेल ऊ से हुआ है, बना क्या है, ओ बना है, कैसे पता, ये लीजिए, ए का ऊ से होने कर क्या बन गया, ओ की मात्रा आ गई, और तो कुछ परिवर्तन विकार हुआ ही नहीं है। संधि यही कहती है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मेल करेगा और विकार उन्हीं में होगा, पश्चिमोत्तर। तो पूर्वोक्त का हो जाएगा पूर्व धन उक्त, और ये पूरे हो गए शायद, हाँ कुछ उदाहरण और देखते हैं। व्यंग्योक्ति, पहली बात तो व्यंग्योक्ति ऐसे लिखेंगे, और हमें कैसे पता कि शुद्ध है या नहीं है, ये जांच कर रहे हैं। संधि को एक बार आप दूर रख दीजिए और इसको जांच करते हैं, निकालो। व्यंग्य है ना, व्यंग्य ऐसे लिखते हैं, व्यंग्य, और उक्ति, उक्ति ऐसे लिखते हैं, ठीक, व्यंग्य ऐसे लिखते हैं, उक्ति ऐसे लिखते हैं। अब इसके अंत में क्या है, ए, इसका ए का, और इधर ऊ का योग हो रहा है, तो बनना क्या है, ओ बनना है, क्या बन रहा है, क्या ओ बन रहा है। देखो केवल इसी को देखो, ओ आ गया, बाकी तो वही है, वही है, ये इधर वाला, ये इधर वाला, केवल विकार हुआ है यहाँ, और ये भी नियम में आ गया, इसलिए इसको कहेंगे गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता था, ए, ओ और अर बनते हैं, बस
4-5 बार 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 इसको याद करें, याद हो जाएगा। आगे तभी बढ़ें जब ये याद हो जाए, नहीं तो इनको छोड़ करके आगे बढ़ गए ना तो ना तो ये तैयार हुए ना आगे वाले तैयार हुए। इसलिए जब तक आगे नहीं बढ़े, जब तक दीर्घ और गुण संधि तैयार नहीं हो जाए, इसलिए हम रुक रुक के ले लेंगे क्लास, और आप भी रुक रुक के पढ़ें चाहे, लेकिन समझ करके पढ़ें, ये आवश्यक है। व्यंग्योक्ति का हो जाएगा व्यंग्य धन उक्ति, व्यंग्योक्ति। नीलोत्पल, और देखो नीलोत्पल शब्द को विचार करो, बिल्कुल नील और उत्पल, और याद करो हमने बताया था उत्पल और उपल, उपल यानी पत्थर और उत्पल यानी कमल होता है, और नील यानी नीला होता है। यहां देखो ए का मेल किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है, और बनना क्या है, ओ। ये लीजिए, तो नीलोत्पल इसका मतलब नीले रंग का कमल है, नीलोत्पल, और मिला करके कह दिया। अलग से कोई शब्द नहीं आया, ये कोई अलग से कोई शब्दकोश में शब्द आया हो, नहीं, ये हमने केवल संधि में जोड़ा है। किस किस से, नील और उत्पल से जोड़ा है बस। और इसी को हम कहते हैं कि शब्दकोश में एक नया शब्द आ गया, नहीं आया है। सौदारण, ये बहुत प्रचलन में है, और कई बार तो हम इसको पहचान ही नहीं पाते, इसका अर्थ क्या है। कई बार कई अशुद्ध भी लिखा हुआ मिल जाता है, सुदाहरण ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है। क्या ये शुद्ध है कि नहीं है, कैसे है, देखो स और उदाहरण, उदाहरण तो ऐसे लिखेंगे ना आप, बिल्कुल। और स देखो इस दर क्या है, ए, क्योंकि स में ए ध्वनि अंत में आ रही है, इसलिए स और उ, ए और उ और मिलकर क्या बनेंगे, उ है तो ओ बनेंगे। और देखो कितना अच्छा शब्द बन गया, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है उदाहरण सहित, स का मतलब सहित, तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। परीक्षा में आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आ गया कि जातिवाचक संज्ञा को सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कई बच्चे इसको ही नहीं समझ पाए ये क्या कह रहा था, और इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया, तो आप कैसे उदाहरण लिख के आएंगे भाई, और नहीं लिख के आएंगे तो अंक कटेंगे फिर आपके। इसलिए स उदाहरण, इसका मतलब है सो उदाहरण, इनको मिला करके हमने कह दिया सो उदाहरण। तो स धन उदाहरण से बना सो उदाहरण, महत्वपूर्ण है ये। आगे देखो सहोदर, इसी प्रकार का है, हालांकि सहोदर, देखो कौन होता है सहोदर, स धन उदर, उदर यानी पेट, और उसी पेट से, जिस पेट से उसका जन्म हुआ है तो उसको है सहोदर, और सहोदर भाई हो गया तो सहोदरा बहन हो गई। तो देखो सहोदर, ए का मेल किससे हुआ है, ऊ से हुआ है, बनना क्या है, ओ। अब तो समझ गए ना आप, ये लीजिए। सहोदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स धन उदर बन गया सहोदर, बस। और कहीं परिवर्तन नहीं करें, जहां मिलन हो रहा है वहीं परिवर्तन करें। आ गया यथोचित, 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 और ऐसे लिखेंगे यथोचित, चित्त नहीं है चित्त, तो क्या हो जाएगा यथा धन उचित, क्योंकि उचित ऐसे ही लिखते हैं। उचित में क्या आधा तय और पूरा तय आता है क्या, नहीं। ये चित्त वो चित्त नहीं है, मन वाला चित्त नहीं है, उचित से बनाया, तो उचित में देखो ऐसे ही लिखेंगे, इसलिए याद भी नहीं आएगा। ये शब्द शुद्धि भी हमारी साथ साथ चल रही है। आ का मेल हो रहा है, किससे हो रहा है, ऊ से, बनेगा क्या, ये लीजिए ओ बन गया, ओ। बाकी के नहीं बदले हैं, देखो यही रहा है, बाकी के हमने नहीं परिवर्तन किए। तो यथोचित का हो जाएगा यथा धन उचित, राजर्षि। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों है, देखो कैसे होता है ये। वैसे तो इसका संधि विच्छेद होता है राजन और ऋषि। अब क्या होता है कि ये लुप्त हो जाता है, जब संधि होगी ना तो इसका लुप्त हो जाता है। ये राजन ही शब्द होता है, लेकिन ये आता ही नहीं है, और शब्द क्या आ गया, राज। और राज में क्या है, ए, और इधर क्या है, री। बनना क्या है, अर, और अर में रे आना चाहिए, और रे आ गया, और ये लुप्त हो गया। लिखने में राजन लिखेंगे, लेकिन इस प्रकार से लुप्त हो जाता है। इसको गौण मान करके, ए की ध्वनि मान करके, री से इसका मेल करा करके अर बना देते हैं। एक तरीका तो यह है। और कई बार कई आयोग क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं मान करके कैसे मानते हैं, राजा,
और ऋषि, तो भी हमारे नियम में गुण संधि में आ जाएगा। क्यों? आ और री का मेल हो रहा है और बन क्या रहा है? अर। ये लीजिए, ऐसे भी बन रहा है। विकल्प को देख करके आपको चयन करना है, दोनों में से जो भी है वो हो जाएगा आपका राजर्षि। क्योंकि राजर्षि किसको कहते हैं? जो राजा भी है और ऋषि भी है। जो राजा भी है और ऋषि भी है उसको कहते हैं राजर्षि। जैसे भर्तृ, इस प्रकार से। और भर्तृ को आपको शुद्ध लिखना बताया था, कैसे? भर्तृ ऐसे लिखेंगे शुद्ध। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। र भी आएगा और री भी आएगा, दोनों आते हैं और हर ही ऐसे लिखते ही हैं, तो भर्तृ ऐसे, इस प्रकार से ये शुद्ध है। ग्रीष्मतु, और ये महत्वपूर्ण शब्द है। देखो ऐसे आपको लगेगा कि ये पहली बार शब्द देखा है, लेकिन ये सही है और इसकी जांच करने जा रहे हैं संधि करके। देखो कैसे, ग्रीष्म है ये, तो पहले तो ग्रीष्म शब्द है और फिर आगे ऋतु शब्द है, ऋतु। अब इसका मतलब है गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म और ऋतु। अब देखो किसमें, इधर ए है और इधर री है और बना क्या? अर, रे हलंत है, यही बनाना। देखो ग्रीष्म, यहां तक तो कोई परिवर्तन नहीं किया, ग्रीष्म यही है। आगे विकार यहां तोड़ रहे हैं तो यही परिवर्तन होगा ना। आगे री था उसको रे में बदला है हमने केवल, और देखो इसको रे में बदलेंगे तो ये मात्रा ऊपर चली जाएगी। आधा रे लिखना है तो इसके ऊपर ही तो लिखेंगे ना, तभी ये पहले बोलेगा। और इस प्रकार से आगे वाला तू तो तू ही रह गया। फिर देखो तू, ग्रीष्म तू, और अजीब सा लगता है इसीलिए इसको पूछते हैं, बहुत बार पूछा है इस प्रकार से बनने वाले अनेक ऋतुओं से। तो ग्रीष्म तू। अब इसको देख करके ऐसे करके आप ये लगा लें अनुमान कि ए और री आ रहे हैं, और ए और री किस में आते हैं? तो गुण संधि में आते हैं। बस आपका काम हो जाएगा। ग्रीष्म तू ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई ये। सप्तर्षि, और देखो सप्तर्षि ऐसे ही लिखेंगे सप्तर्षि। विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्त धन ऋषि। ये लीजिए, सप्त और ऋषि से बना है सप्तर्षि, यानी कि 7 ऋषियों का समूह है। आपने पढ़ा था इसको, ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा, क्योंकि 7 कौन से ऋषि? विशेष, और वो उनका बस निर्धारण है कौन कौन से ऋषि है, सप्त ऋषि। इधर तो अ है और इधर री है, बनेगा क्या? अर। और ऐसा किस संधि में होता है? गुण, इसलिए इसको कहेंगे गुण संधि। 3, 4, 5 बातें देखो एक साथ क्लियर हो जाती है। ये आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह उदाहरण आपने पहले किया हो या पढ़ा हो, नहीं, तो भी आप टुकड़े करके इस प्रकार से देख सकते हैं। और एक और है कर्णवर्षि। शब्द कोई कठिन नहीं है, बस टुकड़े करो इसको। कण्व, ये लीजिए कण्व, कण्व ऋषि का नाम है, और कण्व धन ऋषि। ये लीजिए, इधर तो क्या आ गया? ए, और इधर क्या आ रहा है? री। री बनना क्या है? अर। क्या बन रहा है? क्या बिल्कुल बन रहा है। देखो ये रे, री जो था वो आधे रे में बदल गया, और इस प्रकार से ए तो इसमें मिल जाएगा, तो इस प्रकार से कण्व ऋषि बन गया। कण्व धन ऋषि। ये बहुत सरल है, और इतने उदाहरण मुझे लगता है कि बहुत है और काफ़ी है इस गुण संधि को समझने के लिए। आप खुद इन उदाहरणों को देखोगे तो आपको भी लगेगा कि जितने भी प्रकार से इस गुण संधि के उदाहरण परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रकार ले लिए। केवल प्रकार याद रखना, सारे उदाहरण नहीं लिए हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि आप 200, 300 या 500 उदाहरण याद कर रहे हैं, नहीं। आप भले ही चाहे कम उदाहरण पढ़ लें, याद कर लें, लेकिन नियम में सारे आने चाहिए। और जैसा कि मैंने उदाहरण देकर बताया था कि चाहे भारतेंदु आए और चाहे भारतेंद्र आए, तो आप उसका संधि विग्रह उस प्रकार से करेंगे, नियम दोनों में एक ही लगेगा। शब्द आखिरी में जो है वही शब्द आपको रखना है। तो ये गुण संधि हमारी पूरी हो जाती है। आगे हम दूसरी संधि, इसी स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 2 भेद हमने पढ़ लिए हैं। स्वर में जैसे पहले नंबर पर थी दीर्घ संधि, और दूसरे पर हमने पढ़ा गुण संधि।
अब तीसरे नंबर की संधि को हम फिर लेके आएंगे। हमारी कोशिश है कि कर्मशः पढ़ें, आप उनको भूला भूली नहीं करें। कैसे नहीं कि हम भूल गए, ये याद नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। इस प्रकार से लगातार आप कक्षा देखते रहोगे और समझ करके पढ़ते रहोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे आप, और हमेशा आपकी तैयार रहेगी। तो है आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर नई क्लास लेकर के आएंगे। धन्यवाद।